हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है, जो 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टारगेट 90+ है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सबको नोट करना, ठीक है, और उनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, जैसे आपका पहला चैप्टर लैंचो का है, ए लेटर टू गॉड। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि हु वाज लैंचो एंड वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। मतलब जो लैंचो कौन था और जो लैंचो है उसका घर कहाँ स्थित था। तो अब आपको इसका शॉर्ट में आंसर देना है, छोटा सा आंसर देना है। तो यहां आप लोग आंसर हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम में और लिखना लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। वैसे अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ध्यान से तो पता होगा कि लैंचो एक गरीब किसान था, ठीक है। एंड हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, यानी कि जो लैंचो का घर था वो मतलब जो पहाड़ी था उसके चोटी पर स्थित था। तो ये हमारे पहले का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उनको समझो, उनको नोट बनाओ उनका, और अच्छे से इन सबको याद कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है कि व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर, When did Lancho receive the letter and why did he become hungry। जब लैंचो ने मतलब रिसीव किया लेटर को तो फिर मतलब उसको गुस्सा क्यों आया। तो देखो, लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब जो लेटर को कहाँ पोस्ट ऑफिस पर डालने के लिए गए थे अगले संडे। फिर हुआ क्या, ही बिकम हैंग्री, वो मतलब गुस्सा हुआ क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज इंटीड ऑफ 100। यानी कि उनको जरूरत कितनी थी 100 पीसेज की, लेकिन उनको मिला कितना, ओनली 70 पीसेज, ठीक है। 70 पीसेज उन्होंने लेटर में लिखा था कि हमें 100 पीसेज की जरूरत है। पहले तो मतलब उनको परिवार चलाने के लिए, क्योंकि उनका पूरा जो था ना फसल नष्ट हो गया था, खराब हो गया था, क्योंकि बहुत हेलस्टोन गिरे थे, पत्थर जो ओले गिरने लगे थे, तो इनका पूरा जो फसल था वो खराब हो गया। तो ये भगवान के लिए एक पत्र लिखा और उसमें बताया कि हमें 100 पीसेज की जरूरत है, क्योंकि हमें मतलब भोजन लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, और हमें अगला जो क्रॉप है फसल बोने के लिए। तो मतलब इनको कितना मिला, 70। तो इन्होंने 100 लिखा लेकिन मिला कितना, 70, इसलिए लैंचो गुस्सा हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी अर्थ होगा, क्या मंडेला अपनी सीमित आजादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। मतलब मंडेला क्यों अपने आजादी का जो आनंद नहीं ले सकते थे, क्यों, ये आपको बताना है। तो अब आपको इसको ध्यान से पढ़ लिया, अब आप लोग इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना ये आंसर। तो देखो, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, ठीक है, बिकॉज अब आपको कारण बताना है, क्योंकि ही नो, वह जानते थे, दैट की पीपुल ऑफ हिज कंट्री वी आर नॉट फ्री। यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, वे जानते थे कि उनके देश के लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं थे। क्या नहीं थे, फ्री मतलब स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। दियर वियर सफरिंग बाई पॉवर्टी एंड रिजील डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आप लोगों का कि वे गरीबी और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। इसका मतलब होता है गरीबी और इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। तो इसीलिए जो मंडेला है वो मतलब अपनी पूरा आनंद नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो ये उनको पता था कि उनका अभी देश मतलब आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और वो गरीबी और किससे,
जो आपका गरीबी है और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ये सारे शॉर्ट जो VIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है कि आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लो तो फिर आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग ध्यान से समझना। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाई वाज द इंटायर क्लास, ठीक है, क्विकिंग इन दियर वुड्स, यानी कि इसका मतलब होता है कांपना, ठीक है, कांपना। तो यहां कहने का मतलब है कि पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी, डर से क्यों कांप रही थी, पूरी क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है कि एज द टाइम, ये जो टाइम था फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट्स वीयर कमिंग, ठीक है। अब यहां कहने का मतलब क्या है कि वार्षिक परिणाम का समय समीप आ रहा था। जो वार्षिक परिणाम है मतलब पूरा रिजल्ट का समय समीप आ रहा था, रिजल्ट का। क्लोजर टीचर्स would decide whom to pass and whom to retain in the same class in meeting soon, यानी कि यहां कहने का मतलब है कि शिक्षक जो थे, शिक्षक यानी कि टीचर जल्दी ही एक बैठक में यह फैसला लेने वाले थे कि कौन पास होगा और कौन इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। सेम क्लास मतलब होता है अगर फेल हो गया तो उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, और कौन पास होगा ये फैसला होने वाला था इन द मीटिंग सून, यानी कि जल्दी ही मीटिंग होने वाला था। दैट इज व्हाई द होल क्लास, पूरी क्लास वाज आपका क्विकिंग इन दियर बूट्स, इसलिए पूरी क्लास क्या हो रही थी, डर से कांप रही थी, इसलिए पूरी क्लास डर से कांप रही थी। तो ये हमारा एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं इनको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि व्हाई इज कुर्ग कार्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है। अब ये आपको समझना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब है जो कुर्ग है गोल पहाड़ियों की भूमि क्यों कहलाता है, यानी कि कुर्ग जो है वो गोल पहाड़ियों की भूमि क्यों कहलाता है, ठीक है, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप ये समझो कि कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज, मतलब कहलाता है बिकॉज द हिल्स आर नॉट स्टीप और वेरी हाइज। कहने का मतलब है क्योंकि पहाड़ियां बहुत अधिक ऊंचाई तक खड़ी नहीं होती। ओके, देन दियर आर रेन फॉरेस्ट ग्रोन ओवर देम, और फिर उनके ऊपर जो वर्षा वन उगाए जाते हैं। द आपका ब्रह्मागिरी हिल्स कमांडेड, यहाँ ए है, ठीक है, आपका पैनोरेमिक ओके व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि कुर्ग जो था ना, मतलब आपका ब्रह्मागिरी हिल्स जो है कमांडा कुर्गों के धुंध भरे परिदृश्य का मनोरम दृश्य को देखा, इसलिए ऐसा बताया व्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे याद कर लेना। इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा इंग्लिश याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसका हिंदी मीन्स बता आपका पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे सॉल्व क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व क्वेश्चन में याद करके ही जाना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लो, और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने वाला हूं। तो आप लोग इन सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना। पहला आप देखो, जैसे यहाँ आपका पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ये सारे ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है ही सैड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर, यहां आप फादर कर देना, फादर टूडे, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग इसको कैसे करोगे, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये देखना है आखिर हमारा एक कौन सा टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा इज आर एम है और आईएनजी लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, ये आपका कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव, तो आपका आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड। तो यहां आप लिखो ही
इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ही आस्क्ड, सैड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड का प्रयोग करना है, फिर आपको मी, ही आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप इफ या वेदर लगा सकते हो, लेकिन मैं इफ लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां यू है, यू आपका कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, तो यू मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अब आपका प्रेजेंट से पास्ट में बदलेगा तो यहां आपका आई के साथ वाज लगा दो, पास्ट में वाज या वियर का प्रयोग होगा, तो ये आप लोग वाज लगा दो, ठीक है। वाज अब आपका जैसा है वैसा लिख दो, वेटिंग आपका है वेटिंग लिख दो, क्योंकि आईएनजी इसमें भी प्रयोग होता है, फॉर। अब यहाँ माई है, माई आपका ही से बदलेगा फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ आपका हिज हो जाएगा, हिज फादर। अब टू डे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में डैड डे में बदल दिया जाता है, टू डे को डैड डे में। बस ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका है, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको यहाँ सैड टू के स्थान पर क्या लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है। तो इंट्रोगेटिव में आपका सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, लेकिन आप इफ लगाना इजी रहता है। फिर आप टेंस को एक सिंपल में बदल दो, जैसे आपका एक सिंपल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका जो से हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब में आईएनजी है तो वर्ब, ये आप सिंपल में चेंज कर दो, फिर आपका सारा हो जाएगा। ये पहला हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ओके। अब हम लोग दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, इसमें आपको कुछ खास दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे आपकी बोर्ड एग्जाम में एक ना एक हो सकता है कि देखने को मिल जाए। यहां आपसे क्या कहना है, एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है कि द सन राइज्ड इन द ईस्ट, मतलब सन राइज, इसका उदय ईस्ट से होता है। अब ये हमारा, ठीक है, अब ये आपका राइट है, क्योंकि हाँ ये सही बात है, ठीक है, सत्य है। तो अब आप लोगों को इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल पढ़ा होगा, ठीक है। यहां आपको केवल ही द है, फिर टीचर, द टीचर, सैड टू होता तो फिर प्रयोग किया जाता, सैड है केवल तो सैड ही रहने दो, ठीक है, सैड है तो आप सैड ही रहने दो। फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंपल है, डैट। फिर आपको द जैसा है वैसा लिख दो, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस। तो ये इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ गए तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ऐसे आपका आ जाता है द डॉग वाज बार्किंग, तो भाई कुत्ता भौंकता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे आप ध्यान रखना, ऐसे एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे, अब आप इसमें कोई चेंजेस मत करना। अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है, तो वो आप ऐसा लिख देना जैसा है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, आप ध्यान से समझना कि माई फादर सैड टू मी, फिर आपका इंट्रोगेटिव आ गया, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, लेकिन ये दूसरे टाइप से इंट्रोगेटिव है, यहां आपका व्हाई का आगे प्रयोग किया गया है। अब व्हाई का प्रयोग आगे किया गया है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से केवल समझना है, वही सारे रूल्स है। माई फादर आपको जैसा है वैसा लिख दो, और कॉमा आपका सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग होगा। आस्क्ड मतलब कुछ पूछना, तो इंट्रोगेटिव में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, ठीक है। आस्क्ड मी, तो आस्क्ड मी, अब आप इसमें इफ या वेदर का प्रयोग मत करना। इफ या वेदर का प्रयोग इसलिए मत करना क्योंकि यहाँ जो व्हाई है ना, इसी को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रख देंगे। अगर व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेयर आ जाए, तो इंट्रोगेटिव में आप याद रखना, जहां ये सारी चीजें आती हैं वहां हम लोग डायरेक्ट इसी को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रख कर हम सिंपल में चेंज कर देते हैं। लाइक हमारा यू है, यू का आपका इससे बदलेगा मी से, तो आई हो जाएगा, आई। अब आपका ये आपका हैव है, तो प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में बदल जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। नॉट है, नॉट लगा दो, क्रिया की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब योर आपका माई हो जाएगा, क्योंकि आपका किससे बदलेगा, मी से, तो माई हो जाएगा, होमवर्क। तो ये सारे आपके एक आसान सा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो तभी ये सारे समझ पाओगे, थोड़ा इनके रूल्स पता होना चाहिए, तब आप ये सारे टेंशन समझ पाओगे। ये 3 मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट है वो मैंने बता दिया, कि आप लोगों को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर याद रहे, कि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ऐसा आप लोगों को मैंने बता दिया, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला है, लेकिन ये जो मैं एक छोटा सा ट्रांसलेट बताऊंगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ये आप लोग इसका हर एक छोटा से छोटा चीज तैयार कर लेना कि ऐतिहासिक का मीन्स क्या होगा, ठीक है, केंद्र का मीन्स क्या होगा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसलेशन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, आप देख लेना। तो अब हम इसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, जैसे आपको ट्रांसलेट करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले देखो लिखा क्या है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। अब ऐतिहासिक का क्या होगा, ऐतिहासिक का होगा जो आप लोगों का हिस्टोरिकल। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलाहाबाद का स्पेलिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग में ही गलती करते थे, तो स्पेलिंग में अगर गलती कर दोगे तो भाई एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ज्यादा नहीं आता स्टूडेंट को। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग याद रखना है, लेकिन ये आपका एक मतलब आपका प्रसिद्ध है, तो ये आप कैपिटल लिखना है, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद का आप लोग स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, ठीक है। इलाहाबाद, ये होता है इलाहाबाद का स्पेलिंग, ठीक है। तो इलाहाबाद, अब ये आपका सिंपल है, इज है, इज लगेगा क्योंकि ये आपका सिंपल इज आ रहा है, इज। तो इलाहाबाद इज एंड, अब आपको ऐतिहासिक का लिखना है, तो हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल। अब आपका नगर, नगर का आप लिख सकते हो सिटी, बस ये आपका हो गया कि इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी। ये आपका एक आसान सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, यह शिक्षा का केंद्र है, तो इट इज मतलब होता है यह, इट इज यह है, द। देखो अगर आपका बीच में का आया है तो सेंटर को आगे लिखो, एजुकेशन को पीछे लिखो, ठीक है। ये है आपका ट्रांसलेट करने का ट्रिक। तो सेंटर आपको आगे लिखना है, सेंटर, ठीक है। ये आपका निर्जीव हो तब, जैसे आपका निर्जीव है केंद्र, अगर सजीव होता तो हम लोग ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। तो आप लोगों को सेंटर ऑफ एजुकेशन लिखना है, सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये हो गया। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो यहां आप लोगों को लिखना है दियर, दियर मतलब यहां, ठीक है। इज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो का आप ऑफ लिख देना, ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर आप कह सकते हो यूपी, यूपी, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब एक आपको समझना है, गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, गंगा और यमुना नदियां, ध्यान से समझना जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको लिखना है गंगा, गंगा एंड द यमुना, द यमुना रिवर्स, रिवर्स मीट मतलब मिलना, हियर मतलब यहाँ, तो यहाँ मिलती है। तो ये हमारा हो गया एक ट्रांसलेशन जो कि बहुत इजी था, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जरूर तैयार करके जाना। अगर किसी और ट्रांसलेशन में दिक्कत है तो कमेंट कर देना, लेकिन ये तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारा आज का इंग्लिश का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप लोगों को ऐसा ही और इंग्लिश के वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।